जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यह निबंध जो है तो एक ललित निबंध है और इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। हम जानते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ की जो परीक्षा होती है हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है उसके यूनिट 9 पे लगा हुआ यह निबंध है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग हर एग्ज़ाम में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अभी 2025 का पेपर हुआ तो 2025 के पेपर में इससे एक स्टेटमेंट ली गई कि जो निबंध पे एक लड़की का जिक्र है उस लड़की का नाम कृष्णा है। ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी निबंध को पढ़ेंगे और जो है निबंध को पढ़ने का पैटर्न हमारा रहेगा कि पहले मैं इसका जो है तो एक एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, उसके बाद उसका अर्थ एक्सप्लेन करूंगा और इसके जो बीच में कीवर्ड आएंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस बात की डिस्कशन करूंगा। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने इस निबंध की ओर। यह एक ऐसा निबंध है, यह एक ललित निबंध है। निबंध का नाम क्या है? मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है। इसके जो लेखक हैं, लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र। तो यहाँ पे मैं हाईलाइटर का यूज करूँगा। जहाँ पे मैं पढ़ रहा होऊंगा वहाँ पे मेरा हाईलाइटर चलेगा और जहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो मैं उसी हाईलाइटर के दूसरे कलर का यूज करूँगा। तो यहाँ पे लेखक कह रहा है, महीनों से मेरा मन बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली है, कुछ आसपास का तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश में खुलकर सांस लेने की कमी की जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजार बाधाएं कुल ले देकर उदासी की इतनी बड़ी वजह नहीं बनती। फिर भी रात रात नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो। भूतों की आकृतियाँ और डरावनी हो गई हों, इसलिए कभी कभी तो बस परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टे ऐसा लगता है जो कुछ हुआ सहज, और कुछ परेशानी नहीं होती। ऐसा लगता है जो कुछ हुआ सहज क्रम में हुआ, ना होना अटपटा होता और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। तो जो हमने अभी ये पैराग्राफ पढ़ा तो यहाँ पे कवि बता रहा है कि इस समय वो परेशान रहता है और परेशानी की कोई ख़ास वजह नहीं है, बस वो किसी काम में लग करके डूबना चाहता है, वो डूब नहीं पाता और यही इसका तनाव का कारण है। और कभी बोलते हैं कि इतनी बड़ी वजह नहीं है, जो कुछ हुआ तो ऐसा नहीं है कि उससे कोई पहाड़ टूट पड़ा। ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं होता ना तो वो तब दिक्कत हो जाती। हुआ ठीक है, तो कभी ऐसा बोल रहा है। उसके बाद क्या है, अभी दो तीन रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए रात 9 बजे साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरे एक मेहमान महानगरी वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। शहर की आजकल एक असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया 1-1.5 घंटे में सुनकर चले आना। रात 12 बज गए, लोग नहीं लौटे। गृहिणी उद्विग्न हुई, झल्लाई। साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने जोर से बारिश हुई, छत से बिस्तर समेटकर गृहिणी को समझाया बारिश थमेगी, आ जाएंगे। संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती, तुम सो जाओ, ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकुला उठा। बारिश निकल गई, ये लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह देखने लगा, यानी जेहने लगा। दूर कोई आहट होती तो उग्र होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह रहकर बिजली चमक जाती और सड़क दीप जाती, पर सामने कोई सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिरई का पूत नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियाँ गूंज गई। मोरे राम के भीजे मुकुट हुआ, लक्ष्मण के पट्टुक हुआ, मोरी सीता के भीजे सिंदूर हुआ, तब राम घर लौटी हैं। अब यहाँ पे जो पंक्ति है ना ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो पंक्ति है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि क्या है कि मेरे राम का भीजे मुकुट हुआ, लक्ष्मण के पट्टुक हुआ, मोरी सीता के भीजे सिंदूर हुआ, यानी सिंदूर, ता राम घर लौटी हैं। अब एग्जामिनर इस पंक्ति को आपको 4 ऑप्शन पे चारों लाइन को दे देगा और पूछेगा कि इसको आप क्रम से जमाइए। तो
इसको हमें याद रखना है, ध्यान देना है इस चीज़ को। मोरे राम का मुकुट भींग रहा होगा, ये जो पंक्ति हमने पढ़ी इसका मतलब क्या है? मेरे राम का मुकुट भींग रहा होगा, मेरे लखन का पट्टुकुआ यानी दुपट्टा भींग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भींग रहा होगा, मेरे राम घर लौट आते हैं। तो एग्जामिनर यहाँ पे ऐसा ही पूछ सकता है कि पट्टुकुआ, पट्टुकुआ का अर्थ क्या है? पट्टुकुआ का अर्थ क्या है? दुपट्टा, ये याद रखना है। फिर कभी क्या बोलता है, बचपन में नानी दादी दादी नानी जाते पर वह गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे गीत बिहाल होकर गाती, लौटने पर कहती। अब नानी दादी क्या कहती, इसको ध्यान दीजिए। मेरे मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था, जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी आती, जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी आती तो गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता। हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूता, पर प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया। सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती। पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। मन में यह प्रतीत ही नहीं होता कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल सकती है। बार बार मन को यह समझाने की कोशिश करता हूँ। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है। लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होने लगती है। यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली है कि लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती है, लड़का संकट बोध की कविता लिखता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है कि पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती है। गली में जाने कैसे कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कहीं कुछ हो ना गया हो, और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता है। मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की, पराई का मतलब क्या होता है? और लड़की तो हर एक पराई होती है, नहीं, लड़की तो हर एक पराई होती है। धोबी की मुटरी की घाट की तरह खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में उसे तो गृहिणी ही बनना है। घर आई नहीं कुछ हो ना जाए, फिर मन फिर घूम उठा कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक आनाम अरूप कौशल्या की ओर, और इन सब के राम वन में निर्वासित हैं। पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पे बंधा है और उसी के भीगने की चिंता है। क्या बात है, आज भी काशी की राम लीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की पूजा सबसे पहले की जाती है। क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सत्य अवध समाना कहा, तुलसीदास ने कहा कानन को सत अवध अमाना कहा, और चित्रकूट में पहुंचने पर उन्हें कली कुटिल कुचाल दीख पड़ी। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुर्धन राम को लोकमानस का राजा बने धनुर्धर राम की लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। कहीं ना कहीं इन सब के बीच एक संगति होनी चाहिए। तो यहाँ पे कवि क्या बोल रहा है कि जो ये रामलीला हो रही है, या फिर ये लोग जो देखने गए हैं, तो ये कहाँ पे हो रही है? काशी पे हो रही है। और वहाँ पे जो होती है तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले राम के मुकुट की पूजा की जाती है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है, जो ये पंक्तियाँ इन्होंने लिखी है, तुलसीदास क्या लिखा है? तुलसीदास कानन को सत अवध समाना कहा, और चित्रकूट में पहुँचते ही उन्हें कली की कुटिल कुंचाल दीख पड़ी। तो जो ये पंक्ति उन्होंने बोली यहाँ पे, और जो यहाँ पे इन्होंने बोली, तो ये दोनों चीज़ ध्यान देने वाली बात है, आप इनको ध्यान रखेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना है कि जो कवि हैं विद्यानिवास मिश्र, उनके घर में एक मित्र आए हुए हैं। वो पास में ही रामलीला देखने जाना चाहते हैं जो काशी में हो रही है।
और उनके साथ उनकी पुत्री और पुत्र भी जाने के उनसे आग्रह करते हैं और वो उसकी अनुमति दे देते हैं, लेकिन वो रात में लेट तक नहीं आते। काफ़ी देर होने पर लगभग उनकी पत्नी उन पर झंझला उठती हैं। वो पत्नी को किसी तरह शांत करवा करके तो सोने को बोल देते हैं, पर उनका जो मन है वो विचित्र हो जाता है और पत्नी तो सो जाती है, लेकिन अब वो सोच करके बैठने लगते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उनका मानना है कि भले ही बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो गए हों, कुछ काम करने लगे हों, पर कहीं ना कहीं आज भी माता पिता के मन पे एक चिंता तो बनी रहती है। उसके बाद उन्हें अपनी बात याद आ जाती है कि जो बचपन में उनकी दादी नानी, बचपन में क्या हुआ था, बचपन पे उनकी दादी नानी जो है तो उनके ऊपर दादी नानी जो है, दादी नानी जब उनके विदेश जाने पे गीत गाया करती थी, पिया होकर लौटने पर वो कहती थी मेरे लाल का कैसा वनवास मिला है। तो बोलते हैं कि उन्हें उनकी बात याद आ जाती है, लेकिन उस समय उनको जो है तो उस पर हंसी आती थी, है ना। उस समय उनको उनकी बात पे हंसी आती थी और बोलते हैं कि आजकल की जो पीढ़ी है, बच्चे हैं तो नहीं समझ सकते कि हम कितनी चिंता पे हैं। और फिर वो बोलते हैं कि लड़की तो पराई होती ही है, धोबी की मुठरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, उसे गृहिणी तो बनना ही है। ऐसा कवि बोल रहे हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं। अभिषेक की बात चली, अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया, मन में राम को मुकुट प्रतिष्ठित हो गया, मन में प्रतिष्ठित हुआ, इसलिए राम ने राजकीय वेश में उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया। पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या का मात्र तो स्नेह में था, वह कैसे उतरता। वह मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे तो भीगे, मुकुट ना भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षण लक्ष्मण का दुपट्टा भी अब यहाँ न भीगने पाए। यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि जो लक्ष्मण का दुपट्टा है, दुपट्टा वो प्रहरी की जागरूकता का क्या है, उपलक्षण है। उसके बाद अखंड सौभाग्यवती सीता के मांग का सिंदूर न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए, राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट दुपट्टे सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी, उजड़ी, निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुशों, कंकड़ों, पत्थरों वैसे ही ताजा चुभन लिए हुए बरकरार है, क्योंकि जिनका आसरा असाधारण गंवार आदमी भी लगा सकता, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे। उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं बल्कि एक काल कोठरी में बंद जिला वतनी की तरह बिताएंगे। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो बारिश में बिसूर रही है। मोरे राम के भीजे मुकुट हुआ, मोरे राम का मुकुट भींज रहा होगा। मेरी संतान, ईश्वर की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट, उसका ईश्वर भींग रहा है। मेरे राम घर कब लौटेंगे। मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भींग रहा है, पहरुहे की कमरबंद भींग रही है, उसका जागरण भींग रहा है। मोरे राम की सहचरणी सीता के सिंदूर भींग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भींग रहा है। मैं कैसे धीरज रखूं। मनुष्य की सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा ईश्वर और निर्वासित दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ईश्वर सौंपे जाने को उसको निर्वासन पहले से बदा है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती हैं। वे मुद मंगल को ही रहना चाहते हैं। मतलब वो कवि बता रहे हैं कि मैं जिन लोगों के साथ रहता, मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर रखते हैं। डर लगता है कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। पर मैं अशेष मंगल आकांक्षाओं के पीछे झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आँखों में झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंद बदन
और बदनवार न दिखाकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घाट औंधाई हुई अधफुटी गगरी दिखती है। उत्सव की रोशनी का ताम झाम धुओं की गठरी सा अंबार दिखता है और मंगलवाद्य डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारबरदार की उस सांस में बजकर एक बरगी बंद हो जाता है। तो यहाँ पे कवि जो है तो बता रहा है कि वो जिन लोगों के साथ रहते हैं तो मंगल नाना के नाती हैं और कवि को जो है तो निराशावादी समझ के बाहर रखते हैं। पर कवि बोलता है कि जब मैं उनकी आंखों में देखता हूँ तो मुझे ना अशेष मंगल कांछाओं के पीछे झांकती हुई दुर्मिनार शंका कुल आंखों में झांकता हूँ तो क्या उत्साह उनमें फीका नजर आता है। लागति अवध भयावह भारी मानहु काल रति अंधियारी घोर जंतु समपुर नर नारी डर पही एक निहारी। तो जो ये पंक्ति है तो इसको भी याद रखना है क्योंकि कभी कुछ भी पूछ सकता है पेपर में, तो ये पंक्ति हमें याद रहनी चाहिए। उसके बाद हम जो है घर मसान परिजन जनुभूता सुत हित मीत मनहु जमदूता वागन्य विटप बेली कुम्हलाही सरित सरोवर देख न जाही। तो ये पंक्ति हमें याद रखनी है। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना की थी और कैसे अंधियारी काल रात्रि आ गई। एक दूसरे को देखने से डर लगता है। किसकी बात कर रहा है? कभी अपनी पत्नी की बात कर रहा है। घर मसान हो गया है, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुम्हला गई हैं, नदियों और सरोवरों को देखना का दुस्साहस हो गया है, केवल इसलिए कि जिसका ईश्वर से अभिषेक हो रहा है वह निर्वासित हो गया। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चेतन अपने ही घर से बाहर कर दिया। उत्कर्ष की मनुष्य की ऊर्ध्वोन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती है। इसलिए जब कीमत अदा कर ही दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे। यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भींगे तो भींगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भींगे। तो यहाँ पे हमें ये पंक्ति याद रखनी है। कौन सी? ये यहाँ से हमें याद रखना है और कहाँ तक? यहाँ तक। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ से वो आपको कोई भी वाक्य दे देगा और पूछ लेगा उपरोक्त वाक्य निम्नलिखित में से किस निबंध का है। और यहाँ से यहाँ तक ऐसा देख के ऐसा नहीं लगता कि ये राम के मुकुट भींग रहा ऐसे निबंध से, इसलिए हमें यहाँ पे इसको याद रखना है। वह हर बारिश में हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले रामायण, नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासित अवस्था में झेलें, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर में उनकी दीप्ति छिपने न पाए। उस नारायण की सेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहें, उनका दुपट्टा न भींगे, उनका अहर्निशि जागर न भींगे। शेषी नारायण के ईश्वर का गौरव अनंत शेष जागर संकल्प से सुरक्षित हो सकेगा और इन दोनों का गौरव जगत जननी आद्य शक्ति के अखंड सौभाग्यवती समंत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती हैं। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है। सीता वन्य जीवों से घिरी हुई हैं, विजन में सोचती हैं। प्रसव पीड़ा हो रही है, कौन इस बेला में सहारा देगा? कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा?
कौन मुझे संभाल लेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। यहाँ पे कभी सीता की बात कर रहा है कि राम का जब निर्वासन हुआ तो ठीक है, उनके साथ तो लक्ष्मण भी आ गए, सीता भी आ गई, लेकिन यह सीता का दोहरा निर्वासन है। क्योंकि जिस समय राम आएंगे तो उन्हें तो राज मिलेगा, वो राजा बनेंगे, परंतु सीता का क्या। सीता को तो आपने जो है तो निर्वासित कर दिया, है ना। तो सीता सोचती हैं कि जब मेरा प्रसव पीड़ा होगी तो मुझे कौन संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती हैं, जलाकर अंजोर करती हैं और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती हैं। दूध की तरह अपनापन की ज्वाला में चित कूद पड़ने को उफन आता है और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर छींटे पड़ जाते हैं, उफान दब जाता है। पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से बड़ी व्यथा देता है और एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है, स्नेह की रसधार रेत बन जाती है। सब कुछ उलट जाता है। भावभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बच रहती है। दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राजमुकुट की जड़ें, हीरे की चमक और सैकड़ों शिखर एकदम कठोर, तीखे, निर्मम। पूरा यत स्रोत, पुलिन मधुरा तत्त सरिता, विपर्यास यतो घन विरल भाव क्षति रुहामो, बहो कलाद दृष्टम हदमित मनते वन मिदम। निवेशा शैलानम तदादिमिति बुद्धि तृणयति। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि उस बोझ से वो करा उठते हैं और इस वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है, सीता का वर्चस्व और प्रखर उठता है। कुर्सी पर पड़े पड़े सब सोचते सोचते 4 बजने को आए। इतने में दरवाजे की हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा, मेरी मेहमान लड़की, बोली, दरवाज़ा खोलिए। याद रखिए, यहाँ पे जो ये नाम आया है कृष्णा, यहाँ पे जो नाम आया है ये कृष्णा, मेरी मेहमान लड़की, यहाँ से 2025 में एक स्टेटमेंट बनी थी, तो इसको याद रखिए। तो बोलते हैं कि सुबह 4 बजने को आए और तब मेरे दरवाजे की घंटी बजती है और फिर कुछ लोग दबे पाँव आते हैं और बोलते हैं दरवाज़ा खोलिए। आँखों में इतनी कातरता कुछ कहते नहीं बना। आँखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते नहीं बना। सिर्फ इतना कहा, तुम लोगों को इसका अंदाज़ा होगा कि हम कितने परेशान रहे। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने छुआ नहीं। मुंह ढककर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं विश्वासी की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा, पर अर्धचेतन अवस्था में फिर जहाँ खोया हुआ था वहीं लौट गया। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश में नहीं संगीत में भीगकर। मेरी दादी नानी के गीतों के राम, लखन और सीता अभी भी वन में भीग रहे हैं। तेज बारिश पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ के हर पत्तों से टप टप बूंदें पड़ने लगती हैं। तने पर टीकें तो उसकी हर नस नस से आप प्लवित होकर बारिश पीठ गलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं और बादल की मूसला ढरकाए चले जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, शाम तुम्हारे कब से हुए? तुम जिसकी बुनावट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए, तुम्हारे कहे जाने वाले कोई हो भी सकते हैं? तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि तुम कह रहे हो मेरे राम, और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है,
मनचाही और अनचाही दोनों तरह की हजार चीज़ों में, दूसरे कुछ पतियाएँ भी, पर अपने ही भीतर प्रतीत नहीं होती कि मैं किसी का हूँ या कोई मेरा है। पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अनमनेपन के अकारण चिंता किसी लिए होती है? वह चिंता क्या पराये के लिए होती है? वह क्या कुछ भी अपना नहीं है? फिर इस अनमनेपन में भी इस फिर इस अनमनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए हैं? क्या न कुछ होना और कुछ बनाना ही अपनाने की उनकी बड़ी शर्त नहीं रही? तार टूट जाता है, तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह भीतर से कहाँ पाऊँ? अपनी उदासी से ऐसे चिपकाव, अपने सकरे से दर्द में ऐसा रिश्ता, राम से अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊँ? मैं शब्दों के घने जंगल में हीरा हूँ, जानता हूँ इन्हीं जंगल के आसपास किसी टेकरी पर राम की पर्णकुटी है, पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज के युवराज, अपने बचे खुचे स्नेह के पात्र, अपने भविष्य के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उनसे भी अधिक एक बिजली जगमगाते शहर की एक पढ़ी लिखी चंद दिनों के मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े ना जोड़े आज दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे सका जिससे जिंदगी ऊब से कुछ उबर सके। यहाँ पे अगर आप स्टोरी देखेंगे तो स्टोरी कुछ नहीं है, क्या होता है कि लेखक के मन में उदासी छाई रहती है। उनके दोस्त कहीं पे जो है तो कार्यक्रम देखने जाने वाले होते हैं, इसी में उनके बच्चे और बच्चियाँ भी जाने का आग्रह करते हैं। वह बच्चों को अनुमति तो दे देते हैं, पर रात ज़्यादा हो जाने के कारण वो फिर क्या करते हैं, रात ज़्यादा हो जाने के कारण फिर उन्हें टेंशन होने लगती है कि आखिर क्यों मैंने अनुमति दे दी। उनकी पत्नी भी झंझना उठती हैं और फिर बच्चे तो आ जाते हैं 4 बजे, लेकिन कभी जो है तो पढ़ने के बाद अब उसके मन पे वही सब चीज़ें चल रही हैं कि आखिर मैंने क्यों अनुमति दी थी। उसके बाद कभी के मन में वही भाव आता है राम और सीता वाला, फिर वही कभी सोचते सोचते रहता है, चल रहा है। उसके बाद क्या है, इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के शोर भरे बियावन में चक्की के स्वर के साथ चलती उतरती जात सार गति हल्की सी सिरहन पैदा कर जाती है। मुरे राम के भीजो मुकुटवा और आमचूर की तरह विश्वविद्यालय जीवन की निरस्ता में सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह पर सही भीगता नहीं, कुछ नम तो हो ही जाता है। महीनों की उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने बरसने को आ गई, बरस ना पाए यह अलग बात है। कुछ भीतर भाप हो तब न बरसे, पर बरसने का यह भाव जिस ओर से आ रहा है उधर राह होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के भीतर में उसके सतत उत्कर्ष के लिए अकुल उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर कहीं रहा है। घास के नीचे दबी हुई उस घास की महिला अपरंपार है। उसे तो आज वन्य जीवों का राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खींचने वालों की चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रामणिक स्थली बनाई जा रही है। उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फूलझड़ियाँ लगेंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी न जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम की स्वर ढलकती रात में, भीतर में अनसोए वात्सल का स्वर राह तलाशता रहेगा। किस ओर राम मुड़े होंगे,
बारिश में बचने के लिए किस ओर बता दो सखी, बता दो सखी। यहाँ पे हमें ये जो लास्ट पैराग्राफ है, यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक, इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। निबंध से ज़्यादातर क्वेश्चन तो इस रूप में आते हैं कि आपका ये निबंध खत्म हो चुका है, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन एक तो पूछता है आपका कि जैसे वो क्या दे देगा कि एक आपको जो है तो निबंध की कोई बीच की लाइन, किनारे की लाइन, बीच की लाइन दे देगा और नीचे लिख देगा कि उपरोक्त पंक्ति किस निबंध से है। दूसरे क्वेश्चन देता है कि 4 स्टेटमेंट दे देगा, उसमें दे देगा जैसे यह निबंध विद्यानिवास मिश्र ने लिखा, यह एक ललित निबंध है। तीसरा, यह 1974 में प्रकाशित हुआ। और चौथा, इस निबंध में कृष्णा लड़की का जिक्र है। अब उसके बाद स्टेटमेंट बना दिया उसने। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है कि इसी निबंध से 4 पंक्तियां दे दिया जैसे कि A, B, C, D। अब कोई पंक्ति निबंध के किस भाग में है इसको याद रखना है। क्वेश्चन बना देगा कि उपरोक्त पंक्ति को जो है तो निबंध में क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में आप जमाओ कि पहले कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई। तो हमें निबंध जब पढ़ेंगे तो हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि ताकि हमारे मन पे एक स्ट्रक्चर बन जाए, ताकि जब वहाँ पे अगर ऐसी कोई पंक्तियाँ आती हैं तो हम उसको पहचान सकें और उसको अरेंज कर सकें। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। चलिए, आपका ये निबंध हो गया। हम जल्द ही जो है तो इस निबंध के, यानी जो अभी अमन ने पढ़ा ना कि मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, तो हम इस निबंध के जितने भी अपन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, है ना, तो हम उनको लेके आएंगे। 10-12 क्वेश्चन लेके आएंगे जो इस निबंध से संबंधित होंगे, PYQ। तो अभी आपका निबंध ख़त्म होता है। चलिए, अब आप जो है तो अपनी स्टडी के लिए जा सकते हैं।